नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। बड़ी खबर, जैसा कि सोचा गया था, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन जारी किया, एक गवाह के तौर पे। लेकिन इसके पीछे जो प्लानिंग है, वो एक बड़ी है। ये खनन का मामला जिस में उनको समन जारी किया है, गवाह के तौर पे, बहुत पुराना है और जब वो मुख्यमंत्री थे, तब ये खनन का मामला सामने आया। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच की। 1 जनवरी 2019 को इस मामले में आईएएस बी चंद्रकला समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। मामला 2019 का, फिर से एक बार मैं कहता हूं, 1 जनवरी 2019 को मामला दर्ज हुआ। इसका मतलब इसके पहले इन्वेस्टिगेशन भी हुआ होगा। इसमें सपा के विधान परिषद के सदस्य रमेश कुमार मिश्र और बसपा के टिकट पर 2017 में चुनाव लड़ने वाले संजय दीक्षित के नाम भी खोले गए। 14 जगह पे छापेमारी हुई उन 2019 में। अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीसी धारा 160 के तहत जारी नोटिस में सीबीआई ने अखिलेश को 2019 में दर्ज मामले के संबंध में पेश होने के लिए कहा गया है। इस धारा के तहत जांच में गवाहों को बुलाने की अनुमति होती है। आरोप है कि 2012-2016 केस देखिए कितना बुरा। 2012-2016 मतलब 10 साल से भी ज्यादा का टाइम है के दौरान अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री थे। खनन विभाग के अधिकारियों ने अवैध खनन की अनुमति दी। खनन पर एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रतिबंध लगाया हुआ था। अब ये मामला 2012-2015 के बीच का है। 2019 में मामला दर्ज हुआ अधिकारियों के खिलाफ, कुछ नेताओं के खिलाफ, 14 लोगों के खिलाफ। और बराबर 2024 के लोकसभा चुनाव के समय ही फिर समन जारी हुआ। एक पैटर्न ये बताता है कि ये कुछ नहीं, एक राजनीतिक साजिश है। 2019 से लेके 2023 तक कोर्ट को, सीबीआई को कतई जरूरत नहीं पड़ी अखिलेश की, क्योंकि उन्हें लगा कि अखिलेश शायद इंडिया गठबंधन में गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश इंडिया गठबंधन में भी चले गए, लेकिन कांग्रेस और उनकी कहीं ना कहीं तनातनी दिखाई दे रही थी। और उसके लिए भी बीजेपी के कई लोग जो समाजवादी पार्टी में बैठे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ जिनके संबंध है, वो लगातार इस बात को अखिलेश को समझा रहे थे कि उनको अकेले लड़ने में भी फायदा है, क्योंकि उन्हें फायदा भाजपा को देखना था। लेकिन जब अखिलेश ने ये तय कर लिया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा, 17 सीट कांग्रेस को दी। इसके पहले आरएलडी के साथ उनका गठबंधन था, तो बीजेपी ने एक भारत रत्न के तहत आरएलडी को अपने हाथ में ले लिया। अभी ये बात आरएलडी के नेता जयंत चौधरी भी नहीं बता पा रहे कि वो है कहाँ, क्योंकि एनडीए का वो हिस्सा नहीं बने और इंडिया से वो निकल चुके हैं, अधर में लटके हैं। दूसरी ओर जब आरएलडी चली गई, ऐसे में एक बैकरूम पे जो स्लीपर सेल थे भाजपा के, अखिलेश जी के पार्टी में, उनके नॉलेज के बगैर एक और रास्ता खुला हुआ था, जहां कांग्रेस के कुछ लोग और समाजवादी पार्टी के कुछ विश्वसनीय जो अखिलेश के थे, उनके बीच में लगातार वार्ता चल रही थी। और फिर 17 सीट पे गठबंधन हुआ। जिस दिन 17 सीट पे गठबंधन हुआ, उसी दिन भाजपा की चिंताएं बढ़ गई। अखिलेश ने 31 नाम अनाउंस किए। उसमें जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग इतना बेहतरीन था कि बीजेपी के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। तब तक, जब तक अखिलेश गठबंधन नहीं कर रहे थे, तब तक अतिरिक्त उम्मीदवार राज्यसभा के चुनाव में उतारने का तय भी नहीं हुआ था। इसी बीच अखिलेश को लेसन सिखाने के लिए राज्यसभा का एक उम्मीदवार उतारा गया। और फिर प्रजापति जी जो जेल में हैं, जो इनके मंत्री थे, जो इनके एक जमाने में मुलायम सिंह जी के खास थे, मुलायम सिंह जी के कृपा से वो राजनीति में आए, फिर वो कैबिनेट मंत्री बने, वो खनन मंत्री थे, वो जेल में हैं।
उनके साथ कहीं न कहीं बात हुई और फिर उनके जो नज़दीकी थे, उनके थ्रू कई लोग जिनके ऊपर केसेस थे, जिनके किसी का बेटा अटका हुआ था, किसी का खुद का केस था, इन सबको ढूँढ के ऐसे कम से कम 7-8 लोग ढूँढे गए जो क्रॉस वोटिंग करेंगे और इन क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 के चलते समाजवादी पार्टी का एक उम्मीदवार हार गया, एक अतिरिक्त उम्मीदवार बीजेपी को मिल गया। लेकिन ये कड़ी इसलिए हम जोड़ रहे हैं कि जो प्रजापति जी खनन मंत्री थे और जेल में थे, उनकी पत्नी महारानी देवी वोटिंग करने आई ही नहीं। वो समाजवादी पार्टी की विधायक थी। उसका वोटिंग करना कि दूर रहना वोटिंग से, ये इस बात को रेखांकित कर रहा था कि कहीं न कहीं एक बड़ा प्लान खनन को लेके हो रहा है। सुनने में आया है जो हमारे सोर्सेस हैं, एजेंसीज़ में वो बताते हैं कि कहीं न कहीं प्रजापति को अप्रूवर बनाने का, सरकारी गवाह बनाने का प्रयास चल रहा है और यदि वो किसी एफिडेविट में अखिलेश जी का नाम लेते हैं, तो फिर अखिलेश जी को जेल में डालना बहुत सुविधाजनक होगा। ये वही पैटर्न है जो उन्होंने महाराष्ट्र में प्रयास किया अनिल देशमुख के थ्रू जब अनिल देशमुख ने ऐसा अप्रूवर बनने के लिए मना किया तो वो जेल चले गए। ऐसा ही कुछ अप्रूवर वाला मामला छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है, जहाँ 500 करोड़ का एक एफिडेविट सामने आया। ऐसा ही अप्रूवर का मामला आपको कहीं न कहीं झारखंड और फिर दिल्ली में दिखाई देता है, जहाँ एक अप्रूवर ने बता दिया कि मैंने रिश्वत दी और उप मुख्यमंत्री जेल में गए। ऐसा ही एक कुछ प्लान यहाँ पे है। बीजेपी घबरा क्यों रही है? बीजेपी बार-बार अब की बार 370 पार और फिर एनडीए 400 पार की बात करते हैं। लेकिन वास्तविकता में जब हम पूछते हैं कि 303 के बाद 370 करने के लिए जो 67 सीट चाहिए वो आएगी कहाँ से? जहाँ वो है वहाँ मैक्सिमम है। आसाम में मैक्सिमम है, कर्नाटक में मैक्सिमम है, महाराष्ट्र में मैक्सिमम है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से है। ऐसे में उन्हें एक हरा जो ग्राउंड दिखता है कि जहाँ से वो सीट निकाल सकते हैं, वो है यूपी। उनको लगता है 80 सीटों में से 10-12 सीटें और प्लस यूपी में हो जाएँगे। बंगाल में वो प्रयास कर रहे हैं, बंगाल में ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। कई जगह महाराष्ट्र में पार्टियाँ तोड़ दी, लेकिन वहाँ पे भी फँस गए। कुल मिला के अब मामला 270 पे अटका है। जब 270 के लाले पड़े हैं, ऐसे में बौखलाहट ना बिल्कुल दिखाई देती है। इसीलिए अखिलेश जी ने कहा कि मैं जो है बार-बार मुझे ताज्जुब लगता है कि जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम किया, प्रधानमंत्री जी जब इतने काम गिनवा रहे हैं, तो फिर क्यों प्रधानमंत्री इस हरकत पे उतर आते हैं कि विरोधी पार्टियों के जितने भी नेता हैं, उन्हें जेल में ठूँसने का कार्यक्रम। उन्होंने हाई कोर्ट में इसको चुनौती देने का तय किया है। इसके पहले हाई कोर्ट में चुनौती दे के कितना समय निकाल पाए थे सोरेन, हेमंत सोरेन ये भी आपने देखा और लगातार कोर्ट के चक्कर और समन्स को नकारते हुए दिल्ली के भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनका दिल्ली ही नहीं, जिनका दिल्ली, गुजरात और पंजाब में स्टेक है, वो भी लगातार एजेंसियों से लड़ रहे हैं। इसके पहले मायावती जी ने जब सिर्फ हिंट दिया था कि पता नहीं कब किसकी किसको ज़रूरत पड़ेगी, तो बीजेपी को लगा शायद मायावती जी भी कहीं एनडीए का रुख नहीं धारण करें। तब भी 2014 का एक सैंडस्टोन वाला मामला एकाएक बाहर निकलता है, 2014 में एफआईआर हुई, 2024 में छापे डलते हैं और जब उनके खास नज़दीकी लोगों पे छापे डलते हैं, उसके बाद फिर मायावती जी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया। ये प्रेशर टैक्टिस है। ये प्रेशर टैक्टिस कहीं न कहीं इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सिंपल मेजॉरिटी के लिए परेशान है और उसी के लिए ताकत लगा के बैठी है। 370, 400 पार ये तो युद्धघोष होता है। ये तो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है। लेकिन यदि 370 और 400 पार की बात होती, तो फिर इतने पुराने मामले में अखिलेश को अब समझ देने का कोई मायना नहीं था। लेकिन अखिलेश जी को भी ये पता था, ये होना है। 2019 में भी जब चुनाव आते हैं तो उन्हें नोटिस आता है। वो तो ये कहते हैं कि चुनाव नज़दीक आने के बाद हम इंतज़ार करते हैं कि अभी तक नोटिस क्यों नहीं आया। लेकिन ऐसे नोटिस को आप बूमरैंग भी करते हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार को नोटिस दिया और शरद पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति
पूर्ण रूप से बदल दी। ऐसी ही नोटिस अखिलेश को मिलती है, तो फिर अखिलेश भी अपने यादव होने का सबूत तो देंगे। वो एक फाइटर है, एक पहलवान के बेटे हैं। दूसरी बात, यदि भाजपा को एक लगता है कि एक अननोन यादव जिसको कोई नहीं जानता, उसे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर इ म मध्य सॉरी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर यदि आप यूपी और बिहार में यादवों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो फिर ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि जो यादव राजनीति के लिए जाना जाता है, मुलायम सिंह यादव यादवों में पूजे जाते हैं। यदि उनके बेटे पे ही सीबीआई ने हाथ डाल दिया, तो फिर रिएक्शन क्या होगा? यदि सारे नेता जेल जाएँगे, तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा? ये प्रश्न हमेशा कई लोग पूछते हैं। लेकिन जब आपातकाल था और जब सारे नेता जेल में थे, तो जनता ने चुनाव लड़ा था। जनता एक लिमिट तक हर चीज़ को सहन करती है। लेकिन यदि जनता को ये लगा कि सरकार अति कर रही है, तो फिर इंदिरा गांधी को भी जनता ने आईना दिखा लिया। वर्तमान में हम अघोषित आपातकाल में जी रहे हैं। यदि राम की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद, पूर्ण देश राममय करवाने के बाद, ढेर सारे काम करने के बाद, अपनी खुद की गारंटी बार-बार दोहराने के बाद भी विपक्षी नेताओं को जेल में डालने की बात करनी पड़ रही है, तो ये बात उतनी ही सच है कि मोदी जी को अब खुद की भी गारंटी नहीं है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजन जी का यूट्यूब चैनल।